आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CGPET फिजिक्स 2022 का सलूशन। और इस चैनल पे हमारे चैनल पे आपको फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री के सलूशन ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। तो आइए देखते हैं इसी कड़ी में हम लोग अगले सेक्शन यानी फिजिक्स में पार्ट 1 में इसमें क्या दिया हुआ। फॉर अ सैटेलाइट इफ द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन इज टी देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू। तो ये जो हमारा वैल्यू आता है काइनेटिक एनर्जी, देखो आता कैसे है। टी का जो वैल्यू होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r⁻³ के। तो अगर मान लो हम t के पावर 2/3 यहाँ से कैलकुलेट करें तो ये किसके इक्वल आएगा, r के आएगा। और काइनेटिक एनर्जी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/r के रेडियस के। तो इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी जो प्रोपोर्शनल होगा किसके, t के पावर -2/3 के, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे इस फार्मूले का हम लोग को यूज़ नहीं करना है, हम लोग क्या करेंगे इस वाले फार्मूले, क्योंकि जी की बात किया जा रहा है। तो जी इज इक्वल टू क्या होता है, जी इज इक्वल टू GM/r² होता है। ठीक। तो जो हाइट बोला जा रहा है यहाँ पे, हाइट का वैल्यू क्या आ रहा है, 2r हो जा रहा है। तो 2r हो जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल स्मॉल r होगा वो क्या आ जाएगा, 3r के इक्वल हो जाएगा। ऐसे हो रहा है, ये हाइट ये है h और ये हमारा रेडियस है। तो r का जो वैल्यू आएगा वो 2r + r 3r के इक्वल हो जाएगा, यानी h+r होता है एक्चुअली, h+r। तो h का वैल्यू 2r के इक्वल है तो ये 3r हो जाएगा। 3r यानी g डैश का वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो GM/9r² आ जाएगा, मतलब g/9 के इक्वल आएगा जो नया वैल्यू आएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द escape velocity ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज v, द escape velocity ऑफ द सेम बॉडी फ्रॉम अ हाइट इक्वल टू 7r फ्रॉम अर्थ सरफेस विल बी। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, ये जो मान लो हमारा वैल्यू दिया हुआ वी एक्स, इसके वेलोसिटी क्या होता है, VE इज इक्वल टू √2GM/r होता है, स्मॉल r। ठीक। तो VE डैश का अगर मान लो मैं वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो वो कितना आ जाएगा, 2GM/8r के इक्वल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो ये हाइट आपका फिर से यहाँ पे यहाँ 7r दिया हुआ है और ये r होता है तो ये 8r हो जाएगा। तो ये टोटल वैल्यू 8r हो गया। तो VE डैश का जो वैल्यू होगा, VE डैश का वैल्यू हो जाएगा VE/2√2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में ये आपका जो वैल्यू आएगा, ऑप्शन क्या दिया हुआ, द लोअर एंड ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड वर्टिकली इन अ वाटर ऑफ डेंसिटी रो एंड सरफेस टेंशन एस। द राइज ऑफ वाटर इन द कैपिलरी ट्यूब इज अप टू हाइट h, देन हीट इवॉल्व विल बी। कितना आ जाएगा, πr² h²ρ/2g, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, प्लस में वैल्यू आएगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की जो बात किया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 5 क्या भाई, अ बॉडी ऑफ मास 1000 kg इज मूविंग हॉरिजेंटली विथ अ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अ मास ऑफ 250 kg इज एडेड, फाइंड द वेलोसिटी। तो देखो अगर हम इसकी बात करें, अ बॉडी ऑफ मास इज मूविंग हॉरिजेंटली विथ वेलोसिटी इतना, अ मास ऑफ 2 kg इज एडेड, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। देखो अगर हम किसी बॉडी की बात करें तो हम इसके मास को ऐड करेंगे तो उसकी वेलोसिटी में कोई डिफेक्ट नहीं आएगा। तो जो इसका वेलोसिटी पहले था 50 मीटर पर सेकेंड था वही बाद में भी आएगा, यानी हमारा आंसर 50 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। ठीक, किसी भी बॉडी के में मास ऐड करने से उसकी वेलोसिटी में कोई डिफ्लेक्ट नहीं होता है। क्या बोला जाए, द एनर्जी रिलेटेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटेड पर फ्यूजन ऑफ 19 न्यूक्लियस इज नियरली 200 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा आंसर जाएगा 200 MeV। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 की बात किया जाए तो क्या बोला जाएगा, 2 किलोग्राम 4 किलोग्राम एंड 4 किलोग्राम के 3 द्रव्यमान ऐसे दिए हुए हैं, इनके द्रव्यमान केंद्रक कैसे निकालते हैं, M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3
डिवाइड बाई M1 प्लस M2 ऐसे आता है, M1 प्लस M2 प्लस M3, और ऐसे ही M1 प्लस Y1 M1 Y1 M2 Y2 M3 Y3 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, और सेम M1 Z1 M2 Z2 M3 Z3 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर मान लो इसमें मैं कैलकुलेट करूँगा तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो आपका आ जाएगा 3/5 प्लस 4/5 J आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। If a mass of a body is m on the surface of the earth, then the mass of the same body on the surface of the moon will be m। क्योंकि किसी भी बॉडी का मास कहीं भी ले जाओ तो वो चेंज नहीं होगा, है ना, वेट चेंज हो जाता है, मास चेंज नहीं होगा, तो जैसा है वैसा ही रहेगा, यानी पहले m था तो बाद में भी m ही रहे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो हमारा क्या दिया हुआ BH कर्व of two different material P and Q are shown in figure. These materials are used to make magnet for electric generator, transformer and electromagnetic core. Then it is proper to use. ऑप्शन दिया हुआ P for electric generator and transmitter, फिर आपका दिया हुआ है P for electromagnetic and Q for electric generator, है ना, फिर आपका दिया हुआ है P फॉर ट्रांसफार्मर एंड Q फॉर इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इसमें जो हमारा होता है 9th वाले में D ऑप्शन आता है, Q फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड ट्रांसफार्मर्स, यानी D विल बी द करेक्ट आंसर। फिर 10th की बात किया जा रहा है तो 10th में क्या बोला जाए कि वॉटलेस करेंट मीन्स अ करेंट इज जीरो, एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन अ साइकिल इज जीरो, EMF इज जीरो, द फेज डिफरेंस बिटवीन करेंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट, एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन अ साइकिल इज जीरो, तो वो वॉटलेस करंट कहलाता है। जो पावर का जो वैल्यू होता है वो क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, पी का वैल्यू जीरो, एवरेज एक तरह से देखा जाए तो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बोला जाए कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब चार्ज विल बी, तो ये क्या होता है 6.25 इंटू 10⁻18, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th में बोला जा रहा है कि अ मास m इज परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट करेक्टली द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ए करस्पॉन्डिंग टू लीनियर वेलोसिटी v। तो इसके लिए हमारा जो वैल्यू आता है हार्मोनिक मोशन में स्लोप नेगेटिव आना चाहिए, तो स्लोप नेगेटिव यानी इसमें आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी में, स्लोप नेगेटिव यहीं आएगा ऑप्शन नंबर डी में, बाकी जगह कहीं नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या बोला कि द मास m ऑक्सीलेट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड a एज सोन इन फिगर, द एम्पलीट्यूड ऑफ पॉइंट p विल बी व्हाट। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका आंसर तो देखो आएगा वैसे डी आएगा, 2a/3 आता है, लेकिन अगर मान लो हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट हमारा कैसे होता है, फार्मूला हमारा होता है, जिसे मान लो हमने इसका वैल्यू कैलकुलेट किया, ये K1 इसका वैल्यू आ जाता है आयाम, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ पॉइंट ए पी का वैल्यू आ जाता है 2k डिवाइड बाई 2k प्लस k इंटू ए, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 2/3 इंटू ए आ जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला कि अ थिन कॉन्वेक्स लेंस मेड फ्रॉम क्राउन ग्लास म्यू इज इक्वल टू 3/2 and from crown glass has focal length f when it is measured in two different liquid having refractive indices 4/3 and 5/3. It has the focal length f1 and f2 respectively. The correct relation between the focal length will be what? तो देखो इसके लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारा फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू 1/μ2 माइनस 1 इंटू 1 डिवाइड बाई R1 माइनस 1/R2, ये फार्मूला बेसिकली होता है। ठीक, तो अगर मान लो 1/f1 की मैं बात करूं तो 3/2 डिवाइडेड बाई 4/3, यानी पहले वाले और इसको डुबाया जा रहा है दूसरे में, इसके रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ 4/3 माइनस 1, और एक का वैल्यू R है और दूसरे का वैल्यू भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/R ही आएगा।
तो F1 का वैल्यू अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 4R आएगा। फिर मैं क्या करता हूँ, सेम फार्मूला मैं इसको यानी 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और 5/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करके F2 मान लेता हूँ। तो F2 का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा -5R के इक्वल आएगा। ठीक, देखो अब यहाँ से हमको क्या मिल रहा है। अच्छा, F क्या होता है, F हमारा ये हम लोग वाटर के रेस्पेक्ट में वैल्यू ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 3/2 - 1 इंटू 2/R। ये 2/R क्योंकि R प्लस 1/R प्लस 1/R 2/R हो जाएगा। तो वो जो F वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहे हैं, वो आपका आ जाएगा 1 यानी R के इक्वल आ रहा है। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो तो F2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, F2 का वैल्यू ग्रेटर देन F आ रहा है पहली चीज़, सॉरी F1 का वैल्यू ग्रेटर देन F आ रहा है और F2 बिकम नेगेटिव, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, इफ द सेल्फ इंडक्टेंस, अच्छा इसके पहले भी एक क्वेश्चन है, हाँ 15, 3 conductors rod of same material and cross section are shown in figure. Temperature A, D and C are maintained at 20 degrees, 90 degree and 0 degree respectively. The ratio of length of BC BD if there is no flow in AB. तो हमने क्या किया यहाँ पे कि मान लो ये हमारा 20 डिग्री है, यहाँ भी 20 डिग्री ही होगा, यहाँ 0 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, ए डी एंड सी, तो ए डी और सी का, डी का हमारा टेम्परेचर 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, मटेरियल कंडक्टिंग रॉड ऑफ सेम मटेरियल, 3 कंडक्टिंग रॉड मटेरियल दिया हुआ है सोन इन फिगर रेस्पेक्टिवली द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ बी सी बी डी। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, ए का और डी का और सी का मान ले लिया, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा ये वैल्यू आएगा 20। अब हम लोग जानते हैं कि हीट फॉलोइंग थ्रू डीबी पर सेकेंड विल बी हीट फॉलोइंग थ्रू बीसी। तो डीबी से जो मान लो हीट फ्लो होगा वो उसी रेट से हमारा मान लो बीसी पे भी जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ कर लेते हैं, क्या करते हैं, डीबी का निकाल लेते हैं और बीसी का निकाल लेते हैं। तो ये अगर मान लो मैं फार्मूला निकालता हूँ तो के ए इंटू 90 - 20 डिवाइड बाई एल इंटू डी बी, एल डी बी ये डी बी वाला लेंथ, दूसरा के इंटू ए इज इक्वल टू 20 - 0 डिवाइड बाई एल इंटू बी सी, एल बी सी। के ए से के ए कैंसिल हो जाएगा, हमको कैलकुलेट क्या करना है, एल डिवाइड बाई बी सी इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई बी डी या डी बी। तो ये कितना हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 70 यानी 2/7, और हमको रेशियो ही पूछा गया है तो 2/7 यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका जो आंसर आएगा इसको मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, सीधे आपको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्या लिखा हुआ है कि द स्पीड ऑफ लाइट सी, ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी, प्लैंक्स कांस्टेंट एच आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट इन अ सिस्टम। द डायमेंशन ऑफ टाइम इन दिस न्यू सिस्टम विल बी। तो आप कैलकुलेट करोगे तो यही आपका वैल्यू आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 आ जाएगा। फिर हम लोग बात करने जा रहे हैं 17 के बारे में। इफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स आर L1 एंड L2 रेस्पेक्टिवली, द मैक्सिमम पॉसिबल म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है वो क्या होता है, √L1 L2 होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर सेल्फ इंडक्टेंस के केस में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इट्स एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज शोन इन द फिगर। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल। तो इसके लिए अगर मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट करना है तो इस रीजन का हमको क्या निकाल लेना है, वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया निकाल लेना है। तो एरिया हमारा कितना होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है 10, तो 110 डिवाइड बाई 2 यानी 55 आएगा। तो 55 मीटर पर सेकेंड यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर हमारा आएगा, क्या दिया हुआ, फॉर द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म टू बी इक्वल टू इट्स रिफ्रैक्टिव एंगल, द प्रिज्म मस्ट बी मेड ऑफ मटेरियल हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी लाइज बिटवीन 2 एंड √2 आएगा। तो ये हमारा आंसर का करेक्ट आएगा, किसका, क्वेश्चन नंबर 19 का, 19 का। ठीक,
19 का ये हमारा आंसर आएगा। फिर आ जाते हैं 20 की तरफ। 20 में क्या दिया हुआ, सेम फोर्स एक्ट्स ऑन टू बॉडीज ऑफ द डिफरेंट मासेस 3 kg एंड 5 kg इनिशियली एट द रेस्ट, द रेशियो ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू एक्वायर सेम फाइनल वेलोसिटी इज। तो जो वेलोसिटी और इसमें हमारा जो रेशियो आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो यानी दो बॉडी है 3 kg और 5 kg, तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, 3:5 आ जाएगा। टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, क्योंकि फार्मूला अगर मान लो मैं निकालूंगा F इज इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी, तो टी और इसके मास से कैलकुलेट करूंगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो 3:5 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या देता है, एवरेज लाइफ टाइम टी एंड द डीके कांस्टेंट लैम्डा ऑफ अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस आर रिलेटेड बाय द एक्सप्रेशन। तो टी जो होता है वो लैम्डा के प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी टी लैम्डा का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल आएगा, 1 के, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 21। ठीक, सॉरी 22 में टी लैम्डा इज इक्वल टू ये आ जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारा छूट गया, कौन सा, ये वाला। द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 300 केल्विन इज 1930। ठीक है, द RMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 1200 केल्विन विल बी व्हाट। तो देखो इसके लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, VRMS इज इक्वल टू √2RT डिवाइडेड बाई एम होता है। ठीक, तो अगर मान लो मैं VRMS का वैल्यू निकालूं तो √T डिवाइडेड बाई एम आएगा, T डिवाइड बाई एम। मतलब ये हुआ कि अगर V ऑक्सीजन और V हाइड्रोजन का रेशियो आप निकालोगे तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, T ऑक्सीजन, ठीक, डिवाइड बाई T हाइड्रोजन इंटू M हाइड्रोजन डिवाइड बाई M ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1200 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 32। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि V ऑक्सीजन का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, ये दिया हुआ 1930 दिया हुआ हाइड्रोजन का वैल्यू, तो 1930 डिवाइड बाई 2 आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 965 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये 22 का हमने बता ही दिया था अभी। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट 23 में। ये तो फार्मूला डायरेक्ट है, फोर्स ऑन अ चार्ज क्यू प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज F इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू ई होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया हुआ है, अ पॉइंट मास m इज प्लेस इनसाइड स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r and mass m at a distance of r/2 from the center of the cell, the gravitational force exerted by the cell on the point mass m। तो देखो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि किसी भी ये हमको सर्कल या स्फेरिकल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो 0 होगा तो उसके द्वारा जो वर्क होगा, फोर्स लगेगा, वो 0 आएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 25 में क्या बोला जा रहा है कि अ मैग्नेट इज कट इन 3 इक्वल पार्ट्स। 26 में 3 इक्वल पार्ट्स by cutting it perpendicular to its length. The time period of original magnet is T0 in a uniform magnetic field B. Then the time period of each part in the same magnitude field is will be what। तो देखो इसके लिए तो हमारा जो फार्मूला मतलब जो वैल्यू निकल के आता है 24 के बाद कुछ छूट रहा है, 25 वाला 26 में हमारा जो वैल्यू आता है वो T0 डिवाइड बाई 3 आएगा। 26 अच्छा 25 ए दे, इसमें क्या बोला कि अब पार्टिकल ऑफ मास m इज एग्जीक्यूटेड ऑक्सीलेशन अबाउट द ओरिजिन ऑन द एक्स एक्सिस, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज इतना। ठीक, इफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन इज a देन द टाइम पीरियड विल बी व्हाट। तो इसका जो टाइम पीरियड आता है 1 डिवाइड बाई √a के इक्वल आता है,
या मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आता है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। वो कैसे निकल के आएगा, आप इसको कैलकुलेट करोगे, टी इज इक्वल टू, है ना, कैसे आ जाएगा, टी इज इक्वल टू, मान लो एम के पावर एक्स निकाल लिया, के पावर वाई निकाल लिया और ए टू द पावर जेड निकाल लिया, ठीक। और इधर टाइम पीरियड टी है, इसका फार्मूला एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी, टी के पावर वन आता है। और इधर आपने कैलकुलेट कर लिया एम की पावर वन एक्स, फिर एम एल माइनस वन टी माइनस टू की पावर वाई, और तीसरा वैल्यू आपका आ जाएगा एल का क्यूब। तो कंपेयर करोगे तो जो वैल्यू आएगा वो क्या क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई का वैल्यू ज़ीरो, यानी सारी वैल्यू कंपेयर करके कैलकुलेट करोगे तो x का वैल्यू 1/2 आएगा, y का वैल्यू -1/2 और z का वैल्यू भी -1/2। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, t का प्रोपोर्शनलिटी निकालना है। तो जो t प्रोपोर्शनल आएगा वो a टू द पावर -1/2 आएगा, यानी 1/√a आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जैसे कि हमने पहले बताया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद आ जाते हैं किसमें, 26 में। 26 अभी हमने बताया ही था, 26 क्या था, T0/3 आया था, ठीक है। तो 26 हमने बता दिया, इसके बाद ठीक है। तो ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।